तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमें उस बैटल ग्राउंड का सीन दिखाते हैं जहां पर लोग मरे पड़े होते हैं। वहां पर 300 लोगों की लाशें पड़ी होती है। यहीं पर मास्टर ताइहो मास्टर शुनहो आते हैं। तो मास्टर ताइहो कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो लोग जानबूझकर हमें जहां पर अवॉइड कर रहे थे, जहां पर किसी किस्म के बैरियर्स को यूज किया होगा ताकि मैं इसकी आवाज ना आ सके और लोग जहां पर लोगों को कत्ल कर सके। मास्टर जुनसू कहते हैं लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? वैसे आपको पता है कि उन्होंने इस माउंटेन के ऊपर आने की इजाजत ली थी। उन्होंने जहां पर इस माउंटेन के ऊपर आने के लिए अपने टूर्नामेंट को हेल्ड करने के लिए हमें बहुत सारी वैल्यूएबल गिफ्ट्स भी भेजे थे। मास्टर ताइहो से कहते हैं कि मुझे लगता है कि उन्होंने वैल्यूएबल गिफ्ट्स यहाँ पर हमें इसीलिए दिए थे ताकि वो लोग यहाँ पर कुछ छुपा सके। उन्होंने किसी ना किसी चीज को तो यहाँ पर छुपाया है और फिर अब यहाँ पर हमें इतनी सारी लाशें दिखाई दे रही हैं। तो मास्टर ताइहो वहाँ पर अंदाजा लगाने के बाद कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि यहाँ पर इन लोगों की स्वर टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा बुरी हालत में है, क्योंकि ये लोग स्वर टेक्निक्स को यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर इतने सारे लोगों को शॉर्ट ब्लेड के साथ मारा गया है, पर जितने लोग मरे हैं वो सारे तकरीबन शॉर्ट ब्लेड के साथ ही मरे हैं। तो मास्टर जुनसू की बात सुनने के बाद कहते हैं हाँ ये बात वाकई में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है कि ये सभी लोग शॉर्ट ब्लेड के साथ मरे हैं। फिर साथ ही वो चलाकर कहता है क्या क्या आपने यहाँ पर क्या कहा कि ये सभी लोग शॉर्ट ब्लेड के साथ मरे हैं? अगर आपने ये कहा है कि यहाँ पर सभी लोग शॉर्ट ब्लेड से मरे हैं तो इसका मतलब यह है कि इन सभी लोगों को एक ही बंदे ने मारा है। तो मास्टर ताइहो से कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर धोखा खा सकता हूँ? मुझे यहाँ पर सभी की बॉडी के ऊपर लगे हुए कट से पता चल रहा है कि इन सभी लोगों को शॉर्ट ब्लेड से मारा गया है। लेकिन सभी लोगों को यहाँ पर स्वर टेक्निक के साथ मारा गया है, लेकिन मुझे यहाँ पर इनमें से किसी के ऊपर भी मास्टरी की टेक्निक्स दिखाई नहीं दे रही। ऐसा लगता है कि जैसे जिसने भी इनको मारा है उसे तलवारबाजी की बहुत ही अच्छी नॉलेज थी, वो तलवारबाजी का बहुत ही ज्यादा महारथी था। उसने यहाँ पर कुछ लोगों को उस वक्त मार दिया जब वो अपनी तलवार को निकाल भी नहीं पाए थे। जहाँ पर पड़ी हुई लाशों की तरफ देखो, इनके पास टाइम ही नहीं था कि वो अपने वेपन्स को विड्रॉ कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में हो गया और सभी लोग मरकर ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े थे। मास्टर जुनसू से कहते हैं कि आपको लगता है कि टैंग फैमिली में कोई इतना बड़ा जीनियस हो सकता है जिसकी टेक्निक्स इतनी ज्यादा पावरफुल हो? मास्टर ताइहो से कहते हैं कि हाँ वहाँ पर कोई ना कोई तो होगा, तो मुझे उस बंदे से मिलना होगा। चलो जल्दी से वहाँ पर चलते हैं, हम लोग सिचुआन जा रहे हैं। तो मास्टर जुनसू से कहते हैं नहीं हम लोग सिचुआन नहीं जा सकते मास्टर, वो एक बहुत ही खतरनाक एरिया है। क्या आप वहाँ पर टैंग फैमिली में जाना चाहते हैं? टैंग फैमिली के लोग हमारे खिलाफ हैं। तो मास्टर ताइहो से कहते हैं तुम्हें यहाँ पर डरने की जरूरत ही क्या है? तुम्हें पता है ना कि मैं इस वक्त टॉप लेवल पर पहुंच चुका हूँ और टॉप लेवल पर पहुंचने का मतलब यह है कि मेरे सामने कोई भी नहीं टिक सकता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त टैंग फैमिली में कोई ऐसा मास्टर है जो कि टॉप लेवल का मास्टर हो, यानी कि उन सभी लोगों को अपना सर हमारे सामने झुका कर ही रखना होगा। अगर कोई मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश करेगा भी तो फिर मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ। तो मास्टर जुनसू से कहते हैं लेकिन इसके बावजूद हमें वापस जाकर अपने सेक्टर लीडर से इस बारे में बात करनी होगी, उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी कि हम लोग सिचुआन की टैंग फैमिली को विजिट करना चाहते हैं। तो मास्टर ताइहो से कहते हैं हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही, चलो फिर पहले अपनी फैमिली हेड के पास वापस चलते हैं। पर हमें आसपास के इलाके की जनरल सिचुएशन के बारे में बताते हैं। हमें बताते हैं कि ब्लैक डेथ अलायंस वाले जो है वो इस वक्त साउथ में है, जबकि डिमोनिक कल्ट के जो लोग हैं वो वेस्ट में हैं और जॉइंट सेक्टर वालों के लिए सिचुएशन काफी ज्यादा टफ है। क्योंकि मास्टर जुनसू वहां पर खड़े सोच रहे होते हैं कि इस वक्त हमारे जॉइंट फैक्शन बहुत ही टफ सिचुएशन में। मुझे लगता है कि ये जाकर टैंग फैमिली के हेड से इसलिए मिलना चाहते हैं ताकि टैंग फैमिली को इस्तेमाल किया जा सके ब्लैक डेथ अलायंस से निपटने के लिए। उन लोगों के पास एक टॉप क्लास का मास्टर है तो फिर वो हमारी मदद कर सकता है, हमारी जॉइंट सेक्टर की मदद कर सकता है ब्लैक डेथ अलायंस को हराने में। लेकिन हमारे मास्टर का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम लोग ब्लैक डेथ अलायंस को हराएं, बल्कि हम लोग ब्लैक डेथ अलायंस को हराने के बाद डीमन कल्ट को भी हराना चाहते हैं। लेकिन पिछले 10 सालों से टैंग फैमिली बहुत ही बुरी हालत में है। जब से ब्रिलियस इवन डीमन ने उनके ऊपर अटैक किया था उस वक्त से लेकर अभी तक उनकी फैमिली दोबारा राइज नहीं कर पाई। हमने जिस तरह से यहाँ पर प्लान किया है कि टैंग फैमिली को यूज किया जा सके, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वहां पर जाने के बाद ये सब कुछ सच और वहां पर हमें कोई टॉप क्लास का मास्टर मिल जाए। और मास्टर जुनसू बड़ी तेजी के साथ उनके पीछे चल पड़ते हैं। जहां पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें अपनी टैंग फैमिली का दिखाया जाता है, जहां पर एल्डर्स अपने रूम में बैठे होते हैं। तो ग्रैंड एल्डर अपने रूम में बैठे होते हैं और कुछ लिख रहे होते हैं। इसी के साथ एक वॉरियर वहां पर आता है और उसे कहता है कि सर मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ, कंपटीशन खत्म हो चुका है और सभी वॉरियर्स वापस की तरफ आ रहे हैं और सभी पार्टिसिपेंट्स भी वापस आ रहे हैं। तो ग्रैंड एल्डर जल्दी से अपनी पेंसिल को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि वाकई में कंपटीशन इतनी तेजी से खत्म हो गया। फिर साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि मैंने योंग रियोंग को अपने पास से फायर ड्रैगन पॉइजन दिया था, वो पॉइजन बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो मुझे लगता है कि उसने पॉइजन को यूज किया और कंपटीशन जल्दी खत्म हो गया और उसने बाकी के सभी पार्टिसिपेंट को मार दिया है। वो जीत चुकी होगी तो मुझे उसे वेलकम करने के लिए जाना पड़ेगा। तो ग्रैंड एल्डर वहां पर ये सोच रहे होते हैं कि उनकी योंग रियोंग ने जहां पर कंपटीशन को जीता है, जबकि उसका जो वॉरियर होता है वो उसे कहता है कि सर मेरे पास यहाँ पर एक बुरी खबर है और वह खबर यह है कि जितने भी लोग वापस आए हैं उनमें यंग मिस बिल्कुल भी नहीं है, मिस योंग रियोंग उनके साथ नहीं है। ये बात सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और गुस्सा भी होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और यहीं पर हमें एक मेन गार्ड का सीन दिखाया जाता है। दरवाजे के बाहर जो 2 गार्ड्स खड़े होते हैं, एक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस कंपटीशन को किसने जीता होगा? दूसरा गार्ड उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये कंपटीशन कौन जीत सकता है? मुझे तो लगता है कि सेकंड एल्डर के डिसाइपल गांजा ने इस कंपटीशन को जीता होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग था। पहला उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ग्रैंड एल्डर की ग्रैंड डॉटर यानी कि योंग रियोंग वो भी काफी ज्यादा स्पेशल थी, वो भी इस कंपटीशन को जीतने के लायक थी। क्योंकि जब से उसका चेहरा जला है उसके बाद उस लड़की ने बहुत ही बुरी तरह से ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था। शायद वो किसी से बदला लेना चाहती
वाली थी। इसी के साथ ही गार्ड से सामने की तरफ देख के तो वो देखकर काफी हैरान होता है कि वहाँ पर सामने से काफी सारे लोग आ रहे थे। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, ये लोग कौन है? लेकिन इनके बॉडी के ऊपर, इनके जो कपड़े हैं उनके ऊपर टैंक फैमिली का सिंबल बना हुआ है। जब वो बोंगवी ब्रिगेड के सोल्जर्स की तरफ देखते हैं तो उनके पास वहाँ पर जो स्पेशल निशान होता है वो देखकर कहते हैं ये तो बोंगवी ब्रिगेड के सोल्जर्स हैं, ये लोग भी घर वापस आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कंपटीशन खत्म हो चुका है। हमें तो लगा था कि यहाँ पर कंपटीशन में पूरे 4 साल लगेंगे, ये तो 3.5 साल में खत्म हो गया। इसी के साथ पूरी फैमिली में ऐलान कर दिया जाता है। सभी लोग जो होते हैं अपने बच्चों को मिलने के लिए वहाँ पर गली में आ जाते हैं। तो हमारा योंगम्योंग अपनी आर्मी को लीड करता हुआ मेन हॉल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और बाकी के सभी लोग भागते वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कौन जीता है, किसने यहाँ पर कंपटीशन को जीता। और कुछ लोग वहाँ पर अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उनमें से कुछ लोग जो होते हैं वहाँ पर योंगम्योंग को देख रहे होते हैं कितना हैंडसम और डैशिंग लड़का सामने सामने क्यों चलकर जा रहा है। लड़कियां उसे देखकर शर्मा रही होती हैं और कहती है देखो तो जरा ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है और कितना टॉल भी है। यहीं पर एक बंदे को दिखाते हैं कि वो बीच में से निकलता और चिल्लाकर कहता है कि मेरी बेटी सोई तुम कहाँ पर हो, बेटी सोई तुम कहाँ पर हो। तो उसकी बेटी वहां पर से चिल्लाकर उसे कहती है कि डैड मैं यहाँ पर हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उसके डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उसकी बेटी बिल्कुल ठीक है। जबकि यहीं पर जंगनील को भी दिखाते हैं कि जंगनील काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है, वो मुस्कुरा रहा होता है और उसके डैड वहां पर साइड के ऊपर उसे देख रहे होते हैं। जब तो उसके डैड के साथ जो एल्डर खड़ा होता है उसे कहता है कि मास्टर जंगनील तो काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने कंपटीशन को जीता है। तो उसके डैड उसे कहते हैं जहां पर इतना ज्यादा भी मत सोचो, कि जंगनील से बहुत ज्यादा बेहतर कंपटीटर भी थे। सभी लोग वहां पर अपने बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके बच्चे वापस नहीं आए और वो सभी लोग वहां पर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा नहीं आया, कोई कहता है मेरी बेटी नहीं आई। तो हमारा योंगम्योंग उन सभी लोगों की तरफ देखता और कहता है कि सभी लोगों के एक्सप्रेशंस कुछ अलग अलग हैं। कुछ एक तरफ जो लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को देखकर खुश हैं और एक तरफ जो लोग हैं वो लोग अपने बच्चों को खोकर बहुत ज्यादा उदास हैं। और साथ ही वो सोच रहा था मेरी मॉम भी पिछले 4 साल से मेरे लिए काफी ज्यादा परेशान होंगी। फिर साथ ही वो कहता है कि ऐसा ना हो कि मैं घर वापस जाऊँ और मेरी मॉम मुझे पहचाने ना कि मैं हूँ कौन, क्योंकि मैं काफी ज्यादा बड़ा हो गया हूँ। लेकिन कम से कम मैं अपनी मॉम के चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर काफी ज्यादा हैरान होने वाला हूँ। और इसी के साथ ही यूरी को दिखाते हैं। यूरी आगे बढ़ती है और उसे कहती है कि म्योंग वहां पर सामने देखो, क्या तुम्हें वहां पर वो चश्मे वाले अंकल दिखाई दे रहे हैं? तुम्हारा योंगम्योंग उसे कहता है कि हाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो वो उसे कहती है कि वो मेरे डैड हैं, वहां पर वो जो सेम बालों वाले और सेम चश्मे वाले हैं वो मेरे डैड हैं। योंगम्योंग उसे कहता है कि तुम जहाँ पर मुझे अपने डैड की तरफ इशारा करके क्यों बता रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैमिली हेड बनने के बाद मैं तुम्हारे डैड का अच्छे से ख्याल रखूं, तुम यहाँ पर मुझे ये कहना चाहती हो? तो यूरी उसे कहती है कि और मैं क्या यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को हाथों से क्यों जाने दूं, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं तो मैं इस मौके का फायदा उठाऊंगी। तो हमारा योंगम्योंग उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हें मौके का फायदा उठाना चाहिए। तो यूरी उसे कहती है कि असल में मेरे डैड जो है वो बाकी के सभी एल्डर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो मास्टर ग्रैंड एल्डर के तलवे नहीं चाटते, जिसकी वजह से वो हमेशा अकेले रहते हैं और कोई भी उनको अपनी बातों में शामिल भी नहीं करता, ना ही उन्हें सभा में बुलाया जाता है। इसी वजह से वो हमेशा अलग रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप उनको अच्छे से ट्रीट करें। योंगम्योंग उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे डैड जैसे लोगों की तो जरूरत है जो ग्रैंड एल्डर के खिलाफ हूँ। योंगम्योंग सोच रहा था कि मुझे लगता है कि फैमिली हेड बनने के बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपने लिए एल्डर्स को ढूंढना होगा, ऐसे एल्डर्स जो कि मेरा साथ दें, ना कि ग्रैंड एल्डर का। अब यहाँ पर यूरी के डैड तो एक एल्डर के तौर पर मुझे मिल गए, मुझे इजियोन और मिरियो के बारे में पता करना होगा, मुझे इन दोनों के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। आखिर इन दोनों के फादर्स क्या करते हैं? मैंने सुना है कि इजियोन का ताल्लुक किसी टेंपल के साथ है और मिरियो जैसे वो मिरियो के बारे में बात करने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर फैमिली हेड पहुंच जाता है। तो इनकी फैमिली का जो इस वक्त एक्टिंग फैमिली हेड है वो पहुंच जाता है, उसका नाम टैंग किसाम होता है। तो वो कहता है कि तुम सभी लोगों को वेलकम, सभी वॉरियर्स यहाँ पर वापस आए, जीकाल फैमिली के एल्डर्स आप सभी लोगों को वेलकम। आप सभी लोगों ने यहाँ पर हमारे कंपटीशन को कंप्लीट करवाने में बहुत ज्यादा मदद की है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 24 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ग्रैंड एल्डर अपनी पोती के मरने का गुस्सा किसके ऊपर उतारेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।